हेलो एवरीवन, आई एम राज और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अतुल इंस्टीट्यूट पर। पिछले वीडियो सेशन में हम लोगों ने 2015 और 16 में पूछे गए बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करा था। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग आपके सामने लेकर आए हैं 2017 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 2017 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के डिस्कशन से। तो ये आपके सामने क्वेश्चन पेपर है और इसमें टोटल 28 क्वेश्चन है। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग सारे क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या क्या पूछा गया है 2017 में। पहला क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि द इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड अ चार्ज्ड हॉलो स्फीयर इज। चार्ज्ड हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी के बारे में पूछा जा रहा है कि कितना होगा। अब देखिए, आपको पता होगा कि अगर हॉलो स्फीयर है तो हॉलो स्फीयर के अंदर कोई भी मटेरियल नहीं होता है, तो इससे हम जो भी चार्ज देते हैं ये इसके सरफेस पे होता है। इसके वजह से इसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो पहला क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है ये आपसे पूछा जा रहा है कि थ्री कैपेसिटर्स, दूसरा क्वेश्चन है थ्री कैपेसिटर्स इच ऑफ कैपेसिटी सी आर कनेक्टेड इन सीरीज। तीनों को सीरीज में जोड़ा गया है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि द रिजल्टेंट कैपेसिटी विल बी। तो कैपेसिटर जब सीरीज में जुड़ा होता है तो उसका जो फॉर्मूला होता है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सारे का वैल्यू क्या है, C ही है। ठीक है, सारे का आपका कैपेसिटी C है, तो यहां पर हम क्या पुट करेंगे 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। तो ये क्या हो जाएगा 3/C। 1/C इक्विवेलेंट कितना आ गया 3/C। तो यहां से जब आप C इक्विवेलेंट निकालिएगा तो इसको भी पलट लीजिएगा, तो ये क्या आ जाएगा C/3। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा सेकेंड क्वेश्चन का। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने कि टू सेल्स of EMF E1 and E2, internal resistance R1 and R2 connected in parallel, the equivalent EMF of the combination is। ये आपका एक डायरेक्ट डेरिवेशन है। इसमें जो आपका ऑप्शन होगा वो सही होगा बी ऑप्शन, E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2। सेल का जो दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है सीरीज और पैरेलल, तो उसमें आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो जब दो सेल पैरेलल में कनेक्टेड हो तो उसके लिए जो इक्विवेलेंट ईएमएफ का जो फॉर्मूला आता है वो आता है E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि परमिएबिलिटी म्यू ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस। तो देखिए, फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस का जो परमिएबिलिटी होता है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस का परमिएबिलिटी 1 से बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है एम्पियर मीटर। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच एलिमेंट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर में हम लोग किस एलिमेंट का यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा नाइक्रोम, जो कि एक एलॉय है। तो हम लोग नाइक्रोम वायर का हीटर के रूप में, हीटर के वायर के रूप में यूज करते हैं। जो हीटर में कॉइल लगा होता है ना, उसी को एलिमेंट बोलते हैं, तो उसमें हम लोग नाइक्रोम वायर का यूज करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एब्जॉर्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज, और इसके बाद आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, यानी कि जो एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसका पोटेंशियल डिफरेंस से क्या रिलेशन है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए, एनर्जी हम लोग निकालते कैसे हैं, तो देखिए पावर को डिफाइन किया जा सकता है एनर्जी बाई टाइम करके। वर्क बाई टाइम से भी डिफाइन होता है या एनर्जी बाई टाइम से भी डिफाइन होता है। तो यहां से एनर्जी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, पावर इंटू टाइम के, यानी कि पावर में टाइम से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाता है, एनर्जी आ जाता है। ठीक है, और पावर जो है पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में होता है V²/R। ये काफी बार क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है कि इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिक सर्किट में पावर क्या होगा, V²/R। तो P के जगह पे V²/R पुट कर दिए और ये क्या हो गया, T हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एनर्जी है वो पोटेंशियल डिफरेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो कह रहा है कि प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। तो 7 नंबर का जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है
कि व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज इन मेजरिंग, व्हीटस्टोन ब्रिज का हम लोग किस में यूज करेंगे मेजर करने में? तो देखिए इसका होगा सी ऑप्शन, बोथ हाई एंड लो रेजिस्टेंस, हाई और लो रेजिस्टेंस दोनों में इसका यूज किया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इफ द इक्वेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज I = 0.6 sin 100 pi t, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये पिछले वीडियो सेशन में शायद 15-16 में ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि हम इस इक्वेशन को अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन जो करंट का है उससे कंपेयर करते हैं, I बराबर I0 sin ओमेगा t से, ठीक है। ओमेगा क्या होता है? t का कोफिशिएंट। तो यहां पर देख रहे हैं जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है उसमें t का कोफिशिएंट कितना है? 100 पाई है, और यहाँ t का कोफिशिएंट ओमेगा है। तो यहां से जो ओमेगा होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 100 पाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और जो ओमेगा होगा वो होता है 2 पाई f, जो कि किसके बराबर हो जाएगा? 100 पाई के बराबर हो जाएगा। तो यहां से f बराबर क्या आ जाएगा? 100 पाई बाई 2 पाई, तो पाई से पाई कट जाएगा और 2 से ये 50 बार में कट जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा? 50 हर्ट्ज। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस, रिएक्टेंस का यूनिट क्या होगा? तो रिएक्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस के जैसा ही होता है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, अगेन ये रिपीट हुआ है, बहुत बार पूछा गया है, रिलेशन बिटवीन पीक करंट I0 एंड रूट मीन स्क्वायर करंट IRMS इज। तो आप सभी आदमी को पता है कि जो IRMS होता है वो बराबर होता है I0 बाई √2 के, ठीक है। यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिएगा तो I0 बराबर क्या हो जाएगा? √2 IRMS, ठीक है। तो यहां से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप देख पा रहे हैं सी ऑप्शन, I0 इज इक्वल टू यहां पर देखिए ए ऑप्शन, I0 इज इक्वल टू √2 IRMS, ठीक है। I0 इज इक्वल टू √2 IRMS, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? सही होगा, ठीक है। 11 का ही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि शॉर्ट साइटेड पर्सन यूजेस फॉर क्लियर विजन, शॉर्ट साइटेड पर्सन अपने विजन को करेक्ट करने के लिए कौन से लेंस का यूज करेगा? तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? कॉनकेव लेंस हो जाएगा। और अगर आपका फार साइटेड पर्सन होता तो उसका आंसर कॉन्वेक्स लेंस होता, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? बी। 12 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज मिनिमम फॉर, ग्लास से एयर मीडियम के लिए आपको क्रिटिकल एंगल पूछा जा रहा है कि किस कलर के लिए मिनिमम होगा। तो देखिए क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है sin c इज इक्वल टू 1/n, ठीक है। जहां पर जैसे मान लीजिए कि आपका मीडियम है और ये आपका सपोज कर लीजिए ग्लास का मीडियम है और ये आपका ऊपर एयर का मीडियम है, ठीक है। तो जो क्रिटिकल एंगल हम लोगों को देखने को मिलता है वो तब देखने को मिलता है कि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो वह इंसिडेंट एंगल जिस पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाए उसको हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो वहां से डिराइव होके ये आता है फॉर्मूला sin c, जहां पर c क्रिटिकल एंगल है 1/n और n जो होता है वो मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा। यहाँ पर जो 1 एयर के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है और जो n है वो ग्लास के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। अब यहाँ पर आपको 4 कलर दिया हुआ है। कलर जो होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का होता है वो कलर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसमें से आपको जितना भी कलर दिया हुआ है तो जो वायलेट कलर है ना, वायलेट कलर उसका जो है ना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है। वायलेट कलर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा। आप इसको समझ सकते हैं इससे कि जब प्रिज्म से हम व्हाइट लाइट को पास कराते हैं तो 7 कलर में ब्रेक होता है और सबसे ज्यादा बेंडिंग किसका होता है? वायलेट कलर का, ठीक है। इसका मतलब है कि उसका स्पीड सबसे ज्यादा घटता है इसलिए ज्यादा बेंड होता है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा किसका होगा? वायलेट कलर का ज्यादा होगा। अब वायलेट कलर के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, इसका मतलब है कि sin c इसके लिए सबसे कम होगा और sin c जितना ही कम होगा एंगल भी उतना ही कम होगा, है कि नहीं है। साइन का जो वैल्यू है वो 0 से जब हम आगे बढ़ते हैं तो बढ़ते जाता है, तो sin c जितना कम होगा एंगल उतना कम होगा। तो वायलेट कलर के लिए जो होगा आपको सबसे मिनिमम आपको क्रिटिकल एंगल देखने को मिलेगा, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू इज, इसका आंसर होगा म्यू -1/a, जहां पर a प्रिज्म एंगल है। 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट इज शोन बाय, लाइट का ट्रांसवर्स नेचर इसमें से कौन सा लाइट का फेनोमेना शो करता है? तो पोलराइजेशन से लाइट का ट्रांसवर्स नेचर शो होता है। इसके बाद आपसे 16 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस म्यू इक्वल टू 1.5, यानी कि लेंस जिस मटेरियल का बना है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 है,
एयर में कितना है 20 सेंटीमीटर है, यानी कि वो लेंस एयर में रखा गया है। इट्स फोकल लेंथ इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज। अब कह रहा है कि अगर हम उस लेंस को वैसे मीडियम में रखते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खुद 1.5 है और लेंस के मीडियम का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो उस केस में उसका फोकल लेंथ क्या होगा। तो देखिए लेंस के लिए फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 माइनस 1, और यहां पर होता है 1/r1 माइनस 1/r2, जहां पर μ2 जो होता है वो लेंस के मटेरियल का, यानी कि लेंस जो है ना लेंस उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और μ1 होता है लेंस के सराउंडिंग में जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहां पर देख पा रहे हैं कि लेंस का खुद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और लेंस को उस तरह के रिफ्रैक्टिव मीडियम में रखा गया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1.5 है, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा 1.5 हो जाएगा और ये -1 हो गया, ठीक है। और यहां पर अपना ये टर्म रहेगा, तो ये कट के कितना हो गया 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, और इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, यानी कि 1/f क्या आ गया 0 आ गया, 1/f क्या आ गया 0 आ गया। इसको आप 0/1 लिख सकते हैं। अब इस यहां से f निकालिएगा तो पलटिए f/1 और ये 1/0 यानी कि इनफाइनाइट हो जाएगा इसका फोकल लेंथ। तो याद रखिएगा अगर कभी भी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसके सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बराबर हो जाए तो उस केस में फोकल लेंथ क्या होता है इनफाइनाइट होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 17 नंबर पर। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, तो ये आपका क्या है बहुत बार पूछा गया है पैरेलल टू ई क्रॉस बी, डी ऑप्शन सही होगा 17 का। 18 नंबर क्वेश्चन है कि द यूनिट ऑफ रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज। ये देखिए ये आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्वेश्चन है, तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड होता है ना वो रेशियो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड होता है वो रेशियो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। यानी कि E/B का जो यूनिट होना चाहिए वो होना चाहिए मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्योंकि E/B का रेशियो क्या देता है वेलोसिटी देता है, स्पीड देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो इसका यूनिट होना चाहिए मीटर पर सेकेंड। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है रेशियो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी कि B/E का, यानी कि ये क्या हो जाएगा सेकेंड पर मीटर, ये क्या हो जाएगा सेकेंड पर मीटर। अब यहां से खोज लीजिए ऑप्शन में सेकेंड पर मीटर कहां है, तो देखिए बी ऑप्शन है ना, ये सेकेंड पर मीटर, मीटर का पावर -1 है, इसको नीचे लेके जाइएगा तो इसको सेकेंड पर मीटर लिखा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि द एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करता है, तो देखिए फोटो इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होगा यहां से आपको लाइट के वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, या अगर ऑप्शन में फ्रीक्वेंसी हो तो फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करेगा, दोनों में से कोई एक ही दिया रहेगा। तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उसका जो एनर्जी है वो डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट पे। 20 नंबर क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज चार्जलेस, इसमें से किस पर चार्ज नहीं है, तो देख लीजिए यहां से ऑप्शन नंबर सी फोटोन, फोटोन मासलेस भी होता है और चार्जलेस भी होता है, बाकी जो चारों है उस पे, बाकी जो 3 ऑप्शन है अल्फा बीटा और प्रोटॉन उन सभी पे चार्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डज नॉट लाई इन इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड रीजन में कौन लाई नहीं करता है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका ऑप्शन होगा डी लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज जो होता है वो आपको अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करता है, बामर सीरीज आपका विजिबल रीजन में लाई करता है, और बाकी जितना भी सीरीज है सब आपका इंफ्रारेड रीजन में लाई करता है। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन लाई नहीं करता है इंफ्रारेड रीजन में, तो इसका ऑप्शन होगा लाइमन सीरीज जो कि अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करता है, ऑप्शन नंबर डी हो गया 21 का। 22 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स सेकेंड बोहर ऑर्बिट, ठीक है। तो ये आप डायरेक्ट याद भी बहुत लोगों को होगा कि ये -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और इसके लिए फॉर्मूला क्या आता है कि जो एनर्जी का फॉर्मूला आता है ये आता है -13.6 Z² ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है किसी भी ऑर्बिट में एनर्जी निकालने का, -13.6 Z² ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब एटम कौन सा है, हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। -13.6 1 का स्क्वायर, और कितने ऑर्बिट में आपसे पूछ रहा है, दूसरे नंबर ऑर्बिट में पूछ रहा है, सेकंड ऑर्बिट में पूछ रहा है, तो ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर,
ठीक है। तो -13.6 बाई 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई करके यही आ गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, और इसको कट कीजिएगा तो 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16 माइनस, तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होगा बोहर ऑर्बिट के सेकेंड में एनर्जी आपको मिलेगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि टाइम ड्यूरिंग विच the amount of radioactive substance becomes half of its initial amount is called, ठीक है। तो इनिशियल अमाउंट का हाफ हो जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन। इससे आप, इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 24 नंबर, बीटा रेज आर डिफ्लेक्टेड इन, बीटा रेज किस में डिफ्लेक्ट होगा, तो इसका ऑप्शन होगा बोथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में आपका डिफ्लेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा जा रहा है कि फॉर एन टाइप जर्मेनियम, एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इंप्योरिटी डोप्ड इन जर्मेनियम इज, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम लोग पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। और अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना हो तो उसमें हम लोग ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी को डोपिंग करते हैं, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, डायोड इज यूज्ड एज, डायोड का हम लोग किसमें यूज करते हैं, तो डायोड का यूज रेक्टिफायर के रूप में किया जाता है। रेक्टिफायर का मतलब होता है कि जो एसी को किस में कन्वर्ट कर दे, डीसी में कन्वर्ट कर दे, ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर दे, उसको रेक्टिफायर बोला जाता है। तो डायोड का यूज हम लोग रेक्टिफायर के रूप में करते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नैंड गेट इज, नैंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, तो आपको पहले ही बताया गया है कि एंड के लिए इंटू याद रखिएगा, और नैंड है मतलब नॉट गेट जुड़ा हुआ है तो उस पर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, a डॉट बी का बार, ठीक है, a एंड b का बार, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा नैंड गेट का, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करवाए थे पिछले वीडियो सेशन में। The height of a TV transmission tower at any place on the surface of the earth is 245 meter. The maximum distance up to which transmission of tower will reach is, तो ऑप्शन आपको अगर याद होगा वो डिस्कशन, तो इसका ऑप्शन सी होगा 56 किलोमीटर, ठीक है। पिछले वीडियो सेशन में आप देखे भी होइएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने 2017 में पूछे गए सभी 28 क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया है। अब हम लोग अगले वीडियो सेशन में आप लोगों तक 2018 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन लाएंगे। तो अब टाइम काफी कम बचा है, ठीक है। आप जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो वीडियो सेशन लाया गया है उतना अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो उससे बाहर कुछ भी आपसे पूछा नहीं जाएगा, और आपके पास बहुत ऑप्शन भी है। 70 आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है जिसमें से आपको 35 का ही जवाब देना है। तो आप अच्छे से जितना ईयर का हम लोगों ने अब तक वीडियो सेशन लाया है ऑब्जेक्टिव के लिए उतना आप देख लीजिए, वो काफी बेनिफिशियल होगा। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास जो भेजा गया था, अगर उतना आप तैयार कर लेते हैं तो आपका शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर भी उससे क्या हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अधिक लोगों तक पहुंचाइए, फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सके, एडवांटेज ले सके, ठीक है। ओके, थैंक यू।